हैं आप, मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभवित 40वीं क्लास है जहाँ हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और सबसे बड़ी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो आगे चलकर भी बहुत काम आने वाला है। बहुत सारी जगह यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस निकलेंगे, चाहे आप रोटेशनल मोशन में जाओ, चाहे आप सर्कुलर मोशन में जाओ, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, क्योंकि चैप्टर जो है वो है वर्क पावर एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर बोलो या वर्क पावर एनर्जी बोलो, एक ही बात है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और आपको पता है कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो वर्क यानी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जीज, इन्हीं से रिलेटेड है। यानी ये चैप्टर से सीखे हुए कॉन्सेप्ट आपको अब पूरी फिजिक्स में अप्लाई करने पड़ेंगे और बहुत जगह आपको ये फॉर्मूलाज भी काम आएंगे और कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास है जहां पर हम एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रास पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ में हम सुपर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं, यानी वो कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है जानना और कई बार हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। मंत्रास वो स्पेशल कॉन्सेप्ट जिनसे हमारे न्यूमेरिकल करने का तरीका बदल जाता है, हम आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट सवाल को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यदि कुछ बातें, कुछ हिडन राज हमें पता हो, कुछ गुप्त रहस्य यदि हमें पता हो। ठीक है, इसके अलावा साथ में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कह लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं या ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जिन पर रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास होने वाली है शानदार, धमाकेदार। बैठ जाइए पेन कॉपी लेकर और देखते रहिए पूरी क्लास को। ठीक है, साथ ही साथ में आपको जो भी संभव बेस से रिलेटेड क्लास चाहिए तो भटकने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है संभव बेस की प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाइए और वहाँ से संभव बेस की कोई भी क्लास आप वहाँ से उठा लीजिए। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहाँ पर दे रखा है, जहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री है, खासकर फॉर्मूला बुक हुई, हैंड बुक हुई एंड और भी बाकी सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में कई ऐसी बातें होने वाली है जो शायद हमें पहले से पता भी है या जिन्हें हम नॉर्मल समझते भी हैं। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। सारे दिन ऑफलाइन बेस लेते लेते शरीर की एनर्जी बड़ी डाउन हो जाती है। हम तो चैप्टर ही वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी की तो जरूरत होगी, क्योंकि हम यहाँ ये भी बात करेंगे एनर्जी पॉजिटिव यानी वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क नेगेटिव होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्क से। वर्क सभी जानते हैं कार्य स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट न्यूटन मीटर और जूल, बस ये सब बातें हम 11 तक नॉर्मली पढ़ते पढ़ते हम आ भी चुके हैं और बहुत जगह देखा भी है, जानते भी है। नहीं जानते तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब है वर्क का मेन फंडा कि भाई साहब ये जो आप वर्क पढ़ा रहे हैं, है ना, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बचपन से हम सीखते हैं कि कार्य बराबर होता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। ठीक है, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा, हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानना ज़्यादा चालू किया, तो हमें पता लगा कि फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं होता, फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो हम नहीं कह सकते कि फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनके बारे में भी हमने ज़्यादा जानना चालू किया, तो पता लगा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम वेक्टर्स को शो करते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो। तो वहाँ पर बात की जाए तो हमने जब आगे डीपली पढ़ा तो हमने जाना कि भाई साहब यहाँ पर यदि वेक्टर फॉर्म लिखे तो कैसे लिखे।
ठीक है। तो पुरानी क्लास में जो पढ़ा हुआ और नई क्लास में आगे यानी हायर ग्रेड में आकर जो आपने पढ़ा, उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है कि फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है। तो बात ये हुई कि छोटी क्लासों में जब हमें पढ़ाया जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल है वही कार्य होता है, तो वहाँ पर एक छोटी सी बात का जिक्र और होता है, और वो जिक्र रहता है कि जो बल है और जो विस्थापन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। यानी आप बल लगा रहे हो किसी डब्बे पे इधर, तो वो खिसकना भी इधर ही चाहिए, यानी जिधर आपको खिसकाना है उधर ही आपको बल लगाना है। सिंपल सी बात है, जिधर आपको खिसकाना है उधर ही आपको बल लगाना है। क्लियर सी बात है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे पे मैंने फोर्स लगा दिया इधर, और ये डब्बा खिसक भी गया इधर, और ये डब्बा खिसक भी गया इधर। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डी एक्स एक्स लिख देता हूँ, ये लो मैंने एक्स लिख दिया। ये एक्स डिस्टेंस यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक खिसक गया है। तो इस कंडीशन में जो कार्य का फॉर्मूला होगा वो होगा बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं की है मैंने, ये बात लिखी कहीं नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, वो आपको पता रखना पड़ेगा। अभी मैं छोटी क्लासों की बात कर रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते गए, अपग्रेड करते रहे अपने आप को, तो बात आई कि सर मैं यहाँ पे फोर्स ना लगाकर फोर्स थोड़ा तिरछा लगा दूँ इस हिसाब से, तो सर क्या करूँ मैं, अब कैसे मैं वर्क निकालूं? क्योंकि इस कंडीशन में यदि F इधर है x इधर है तो दोनों का सेम डायरेक्शन तो नहीं है सर। तो क्या ये फॉर्मूला इनवैलिड है? नहीं भाई, ये फॉर्मूला इनवैलिड नहीं है। इस फॉर्मूले को वैलिड बनाने के लिए अब आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर हमने जुगाड़ लगाना चालू किया, वेक्टर्स पढ़े, उसमें कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ा। फिर हमने कहा कि यदि डिस्प्लेसमेंट इधर, भाई आप नीचे बैठकर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स तो लग गया ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो दोनों के बीच में एंगल बन गया थीटा। और यदि फोर्स के कंपोनेंट डिवाइड करूं तो इधर बनेगा F cos थीटा और ऊपर आएगा F sin थीटा। फिर हमने कहा कि भाई साहब अब वर्क किधर निकाला जाए, इधर या इधर? तो हमने कहा तेरी मर्जी, जिधर निकाल भाई, लेकिन ये चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट किधर है। और ये डब्बे में डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो F cos थीटा है। और उस कंडीशन में हमने W का फॉर्मूला लिखा बल, अब हमारा बल F ना होकर क्या है, F cos थीटा है, तो हमने लिखा F cos थीटा इंटू एक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो उधर बात की जाए तो फिर हमने बोला कि भाई F x cos थीटा, चूंकि यहां पर फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है तो हमने कहा कि वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स का डायरेक्शन बदल जाए, या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों बदल जाए, तो उसे हम कांस्टेंट फोर्स नहीं कहेंगे, हम उसे वेरिएबल फोर्स कहेंगे, हम उसे वेरिएबल फोर्स कहेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स की, ठीक है, कि भाई फोर्स कांस्टेंट है तो बल इंटू विस्थापन, ये तभी लगेगा जब आपका फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर सी बात है। तो यहां मैंने लिख दिया F x cos थीटा, और फिर हमने बात की कि भाई साहब इसका मतलब हुआ F cos थीटा इंटू एक्स, तो हम लिख सकते हैं F पैरेलल टू x, यानी F डिस्प्लेसमेंट के समांतर होना चाहिए। साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x के साथ में, साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ x के साथ में, ठीक है। यदि मैं ऐसे कहूँ कि अब की बार फोर्स इधर था लेकिन डब्बा कहीं इधर डिस्प्लेस्ड हो गया, मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ऐसे आंगन सा रखा हुआ है, आपने इधर धक्का दिया, डब्बा थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ने लग गया, ठीक है, ये लो तो सीधी टाइप है। आपने आगे की साइड धक्का दिया, डब्बा दबने की बजाय धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चालू हो गया, तो हमने कहा कि भाई साहब इसने यहाँ पर एंगल बनाया थीटा, और अब आपको अगेन डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे, और उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा x cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा x sin थीटा। अब आप कहेंगे सर दोनों साइड आपने कंपोनेंट डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन वर्क कहाँ लिया जाए, वर्क कहाँ लिया जाए? तो सीधी सी बात है, जिधर फोर्स है उधर ही वर्क लेना है, ठीक है। तो हमने कहा अगेन कि W इज इक्वल टू, हम बात करेंगे x cos थीटा इंटू फोर्स, और फिर वही बात आ गई W इज इक्वल टू F x cos थीटा, W इक्वल टू
एफ और इनटू एक्स पैरेलल टू एफ, पैरेलल टू एफ। यानी घूम फिरकर बात वहीं पर आ जाती है जो हमने बचपन में एक छोटी सी लाइन या तो मिस कर दी, टीचर ने बताई होगी तो हमें पता नहीं होगा, कि वर्क आप तभी निकालें जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। यदि नहीं है तो आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, डायरेक्शन पता करें और उसके बाद में वर्क डन निकालें। ठीक है, चलिए भाई, इसका मतलब वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क आप तभी निकाल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में जब आपके पास फोर्स हो और साथ ही साथ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं। चलिए भाई, अब इतना समझने के बाद में जब हम आगे पढ़ते गए और वेक्टर्स की बात आई, जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोलो, फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो हमने कहा कि नहीं यार, फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्स यहाँ पर है वेरिएबल, फोर्स यहाँ पर है वेरिएबल। तो अब क्या किया जाए, फोर्स यहाँ पर है वेरिएबल। आप ऐसे समझ लीजिए किसी बात को कि मान लो ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, आप किसी डब्बे को धक्का देते देते डी आर दूरी तक खिसका रहे हो, फिर यहाँ से डी आर दूरी खिसका दी, 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 और वो डब्बा लास्ट पॉइंट बी पर यहाँ पर आ गया। मैं कहूँ कि हर बार फोर्स सेम था, हर बार फोर्स सेम था, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अब आप वर्क निकालो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब ये है, ये तो डिस्टेंस है, सिग्मा डी आर तो डिस्टेंस है भाई। तो सर फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर वैक्टर, यानी इसको मैं डी आर वैक्टर लिखूंगा और ये सिग्मा डी आर बनेगा, ये सिग्मा डी आर बनेगा और ये डी आर वैक्टर बनेगा। आ गई मेरी बात समझे, ये बनेगा डी आर वैक्टर, ये कहलाएगा सिग्मा डी आर, जिसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डी आर वैक्टर लिखेंगे और अब वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, साथ में वेक्टर क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, यानी वेरिएबल हो, फोर्स बदल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और आप लिखोगे एफ डॉट डी आर। ये लो, नॉर्मल से वही बात आएगी घूम फिर के। फिर यदि आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो आपके पास फिर वही आ जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा। डी आर लेना हो डी आर लिखो, डी एक्स लेना हो डी एक्स लिखो, इतनी देर से डी एक्स, चलो डी आर ही ले लेता हूँ, डी एक्स ही ले लेता हूँ यार, क्या डी आर, ये लो डी एक्स 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 एक्स, ठीक है। चलिए, यानी फिर वही बात आ गई, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, इस थीटा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना है वो भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो इस थीटा के आधार पर यदि हम बात करें तो देखो भाई साहब, W मान लो फोर्स और dx तो सेम वैल्यू पर है, थीटा यदि आपका बार बार बदल रहा है तो ये W है वो थीटा पे डिपेंड करेगा। तो यदि थीटा आपका 90 से छोटा है, थीटा आपका 90 से छोटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी किसी भी हाल में पॉजिटिव ही आने वाली है और उस कंडीशन में आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि थीटा आपका 90 है तो उस केस में कोस 90 जो होगा वो 0 होगा और उस केस में जो W हो जाएगा वो भी 0 होने वाला है। 90 डिग्री एंगल हो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वहाँ पर वर्क डन हमेशा 0 आता है। अभी और बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इधर चलकर, थीटा इज ग्रेटर देन 90,
थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाली है, और उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो नेगेटिव होने वाला है। तो वर्क डन हमारे पास 3 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, और जीरो वर्क डन हो सकता है। पॉजिटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी घटती है, और जब जीरो वर्क डन होता है तो एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एनर्जी एज ए कॉन्स्टेंट बनी रहती है। ठीक है, अब वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा एक मन में आया तो मैंने बोल दिया। इस बात को भी हम गहराई से समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल एक बात जिक्र किया है मैंने। ठीक है, चलिए समझ में आई मेरी बात। ठीक है, आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो हमको वेक्टर फॉर्म भी पता लग गई, हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं कि मैं ऐसे कह दूं कि भाई फोर्स तो मेरा वेरिएबल है, फोर्स तो मेरा वेरिएबल है, फोर्स मेरा कांस्टेंट नहीं है, फोर्स मेरा कांस्टेंट नहीं है, मतलब मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ऐसा हिंदी में आगे पीछे कर लेते हैं ना यार, समझ जाओ। ठीक है, अब ऐसा तो याद है नहीं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बट थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं इस बारे में कि यदि मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो मैं इंटीग्रेशन फॉर्म यूज़ करूंगा, सिंपल सी बात है। और उस कंडीशन में मेरा जो W का फॉर्मूला है वो F.dr हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म लगा दूंगा मैं यहाँ पे। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का हो सकता है डायरेक्शन बदल रहा हो सकता है दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन बदल रहा हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो सकता है दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। बट यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हो रहा है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्ब को चेंज कर सकता है। तो उस स्थिति की बात की जाए तो मान लो फोर्स जो है वो आपका है F(xi) F(yj) एंड F(z)k। ठीक है, इसी के साथ में यदि मैं लिख दूं कि जो आपका dx वेक्टर है या dr जो भी लिखा है dx वेक्टर है वो आपका है xi, yj एंड zk। और आप किसी एक पॉइंट A और B, A एंड B पर जा रहे हो, A से B पर जा रहे हो कोई भी डब्बे को ले जाकर, और A के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड z1, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स x2, y2 एंड z2। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि मुझे तो वर्क डन चाहिए भाई, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन होएगा। तो उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखो W = आप एक काम करें, पहले फैक्टर की वैल्यू रखें, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ बड़ा सारा, Fxi, Fij एंड Fz डॉट dx की बात करूँ तो xi, yj एंड zk। अब यदि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, यानी डॉट प्रोडक्ट है ना, और डॉट प्रोडक्ट में देखूँ तो देखो यहाँ पर भाई साहब Fx, सही है ना, Fx। ओहो, हम एक काम कर लेते हैं, मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x वेक्टर, तो मैं यहाँ पे x वेक्टर लिख देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ dx, dy एंड dz के, dx, dy एंड dz के। वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इधर से साथ में ले लो, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी देखो ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है कि r वेक्टर के हिसाब से चले, dr वेक्टर। चलो मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ यार, आपके लिए भी टफ है, अजीब सा हो गया है। हम यहाँ पर ले लेते हैं सीधा सीधा dr वेक्टर से चालू करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और मैं कहूँ कि r वेक्टर जो है वो मेरा है xi, yj एंड zk। ठीक है, तो चेंज कर देते हैं तरीके को। ठीक है, r वेक्टर ये है तो dr वेक्टर क्या होगा, dr वेक्टर हो जाएगा dxi, dyj एंड dzk। सिंपल सी बात है। तो यदि मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा dxi, dy, मैं इसको मिटा देता हूँ यार थोड़ा सा, मैं इसीलिए पहले dr ले रहा था लेकिन वो लिख दिया तो मैंने सोचा कि चलो चलने देते हैं कहानी को, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ dxi, dyj एंड dzk। ठीक है,
कोई बात नहीं, 30 मीटर चलता रहता है। अब मैं जब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा तो ये आई कैप इस आई कैप से मल्टीप्लाई होकर 1 बनाएगा और मेरे पास बचेगा एफ एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे भी एक्स आता है, यहाँ पे भी एक्स आता है, और बड़ा सा एक अजीब सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, एफ डी एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के साथ में, मुझे लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी। तो मैं लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, x1 से x2 तक। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया x1 से x2 तक। ठीक है, अगेन प्लस इस इंटीग्रेशन के साइन को दोबारा लगा देता हूँ, भाई सब पे लगा दूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, या आपको भी पता है कि भाई इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो सब पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं अपन। अब एफ आई की बात करें हम, तो आई जे कैप से मल्टीप्लाई हो, के कैप से मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। जे कैप से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, और यहाँ पर आएगा एफ वाई डी वाई, और लिमिट मेरी होगी y1 से y2 तक, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट y1 है, फाइनल पॉइंट मेरा y2 है। अगेन हम बात करें एफ जेड की, तो एफ जेड इस डी जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो जे कैप के कैप और आई कैप ये तीनों मिलकर 1 बनाते हैं। अपोजिट यूनिट वेक्टर्स मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 1 बनाते हैं, लेकिन यदि सेम नहीं है, जैसे आई कैप जे कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है या जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 बनता है, सीधी सी बात है। ये हम वेक्टर्स में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो के कैप से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, लेकिन ये के कैप इस आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 बनेगा, के कैप इस जे कैप से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 बनेगा, और उस स्थिति में हमारे पास एफ जेड डी जेड ही बचेगा, और मेरी लिमिट्स होगी z1 से z2 तक। ये मेरे वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो यदि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, सिंपल वेक्टर फॉर्म दी हुई है तो आप ये यूज़ कर लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप ये यूज़ करिए, इसको और आसान बना दिया। लेकिन यदि आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दे रखा है विथ एंगल थीटा, तो आप फटाफट वहाँ सोल्व कर लीजिए, आपके हाथ में है भाई, जो भी करना है आपको। ठीक है, चलिए एक आधा सवाल करते हैं, देखो इसमें। तो वर्क के लिए मेन जरूरी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। यदि पैरेलल नहीं है, एंगल पता है, तो आप एंगल कोस थीटा यूज़ कर सकते हैं। एंगल नहीं पता है तो पैरेलल कर कर आप सॉल्व करिए। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो तो वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म के साथ में कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हो तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा वो लिख दीजिए। तो मैं यदि बात करूँ कि मेरे पास जो फोर्स है वो है एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप, और जो भी मेरा ठीक है पॉइंट है, ए पॉइंट है मेरा, वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड जो बी पॉइंट है वो है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मुझे ए से बी जाना है तो मुझे वर्क डन चाहिए ए से बी का। वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ, अभी जो लिखा मैंने एफ एक्स डी एक्स x1 से x2 तक प्लस एफ आई डी वाई y1 से y2 तक एंड एफ जेड डी जेड z1 से z2 तक। देन वी कैन से दैट w इक्वल्स टू एफ एक्स का फॉर्मूला है, तो एफ एक्स की जो भी आपकी वेक्टर फॉर्म हो उसमें एफ एक्स की वैल्यू x है, तो मैं लिख देता हूँ x, डी एक्स की जगह मैं डी एक्स लिख देता हूँ, और एफ आई की वैल्यू y है तो मैं y लिख देता हूँ, साथ में लिख देता हूँ dy। अब बात करते हैं लिमिट्स की, तो x1 लिमिट आपकी 2 है, x2 लिमिट आपकी 3 है, y1 लिमिट आपकी 3 है, y2 लिमिट आपकी 5 है। z का कोई मतलब नहीं है क्योंकि z यहाँ पर दे ही नहीं रखा है, z का कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x²/2 2 से 3 तक। फिर बात करेंगे आगे इधर y की बात करेंगे तो y का इंटीग्रेशन भी होगा y²/2 और 3 से 5 तक। लिमिट लगा दी मैंने यहाँ पर, तो w इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2, 9 में से 4 जाता है तो आपके पास बचते हैं 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 25 में से 9 जाता है तो 16 डिवाइड बाय 2, और अब आपके पास बचेगा 16 और 5 21 डिवाइड बाय 2। कहानी खत्म। जूल। इस तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ज़्यादा कॉमनली हर क्लास में उस टाइप के सवाल करवाए भी जाते हैं, बट आपकी बुक्स में उस टाइप के सवाल मिलेंगे भी आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे घुमाएंगे, चलो इसी एफ वेक्टर को मैं लूँ कि भाई साहब मेरे पास है वाई आई कैप एंड एक्स जे कैप,
एंड आपका जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स वही ले लेता हूँ मैं, 2i कैप 3j कैप, एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, बी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स है, आई और जे में लिख दिया मैंने वैसे तो, ठीक है। वैसे तो मुझे आई और जे में नहीं लिखने चाहिए थे, बट यहाँ पर मैंने ऐसे मान लो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लिखा दिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 और 5, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए से बी पॉइंट वो मैंने एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी उठा सकते हो, ये भी ले सकते हो, एक ही बात है यार। क्या होता है कई बार हम पढ़ आधा अधूरा समझते हैं, भाई ये लिखा हुआ है ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो समझने का एक फेयर है, ठीक है। एक सवाल मिला, मैंने आपको डेटा दिया और काम निकाल दिया। आज भी वापस ऐसे ही कर लेते हैं इसको। जब यदि हमें ऐसे ही करना है तो कहानी वहीं आएगी घूम फिर के वेक्टर फॉर्म पे ही। जब वेक्टर फॉर्म पे आएगी तो हमको ये भी पता है कि जो टोटल वर्क डन होता है हमारा, टोटल वर्क डन वो होता है fx dx x1 से x2 तक, अगेन fi dy y1 से y2 तक, एंड w इक्वल्स टू fx की जो वैल्यू है वो है y, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dx, और साथ में x1 से x2 तक, बाद में देखेंगे इसको जो भी है, ठीक है। लिमिट का चलो बाद में देखते हैं। और यदि मैं यहाँ पे लिखूँ fi की वैल्यू लिखूँगा x dy, ठीक है। यदि इंटीग्रेशन वाले साइन को मैं बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास वापस बन जाएगा y dx x dy, वही बनेगा यार, घूम फिर के कोई बात नहीं। मैंने बाहर निकाल दिया, इसको अंदर डाल दो, अंदर डालो को बाहर निकाल दो। ये क्या होता है कि यदि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट समझ जाएंगे किसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप। फॉर्म में कोई लेना देना नहीं होता है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि नहीं सर यही लिखो, आपने ऐसा क्यों किया, पहले आप ऐसा लिखते थे फिर ऐसे लिखते थे, अब आप उल्टा स्टेप पे आ गए हो। मुझे इस सवाल को आसान बनाना है, मुझे इस सवाल को आसान बनाना है, और आसान बनाने के लिए मुझे कुछ ज़रूरी कदम तो उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो उन ज़रूरी कदमों की बात की जाए तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो एक आप गौर करो, और मैं लिख दूँ ये कि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप कैसे लिखेंगे भाई साहब? आप x को निकालेंगे बाहर, अरे ऐसे तो करोगे, y के साथ करो, किसी के साथ कर लो, आप x या y के साथ कर लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। लेकिन यदि मेरे को डिफ्रेंशिएशन में डालना है तो मैं इसको लिखूँगा x dy y dx। अब कई लोग ये भी कहेंगे सर गलत बात है, पहले आप x का करो, y को बाहर निकालो, फिर आप y का छोड़ो, x दोबारा वही लिख दिया क्या? हाँ, फिर आप x को छोड़ो y का करो। अरे बात वही है भाई, ठीक है। तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो ये लिखूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, और इसको यदि समेटना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसको समेट के लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा dxy। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते तो वैसे भी कर जाएंगे। और अब आपके पास आ जाएगी लिमिट्स। लिमिट क्या रखी जाए? x इंटू वाई की लिमिट क्या रखी जाए? तो ये रहा आपकी वैल्यू x, ये रही y, तो ये पहला आपका इनिशियल पॉइंट है, तो आपकी लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 3 दूनी 6। दूसरा आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट जो भी है वो b है, और b पर आपकी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो xy की वैल्यू निकलेगी, तो वो हो जाएगी 5 3 15। और अब आप लिखोगे 15 माइनस 6, एक बार 15 एक बार 6, 15 माइनस 6 का मतलब होता है 9 जूल, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें भी मैं आपको वर्क के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई लोगों, बात यह है कि हम यहाँ पर बात करते हैं, इस डब्बे को धक्का दिया तो डब्बा यहाँ खिसक गया, वहाँ खिसक गया, तो हम डब्बे को एक बॉडी मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट ऐसे मान लो। डब्बे को हम क्या मानते हैं? एक पॉइंट, जो कहीं चलता है, कहीं पर डिस्प्लेस्ड होता है, तो हम फटाक से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। लेकिन यदि मान लो मेरे पास एक रोड लटकी हुई है यहाँ पर ऐसे कुछ, और अब मैं इसे यहाँ से धक्का देकर यहाँ ले जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा। मैं कहूँ कि वर्क निकालो, तो आप वर्क कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है, क्योंकि देखो जब हम ब्लॉक बनाते हैं ना, तो या तो हम बोल देते हैं कि एक पॉइंट जैसा छोटा है, या सारा मोशन इसके सेंटर ऑफ मास के लिए कह देते हैं। सारा मोशन किसके लिए रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं? सेंटर ऑफ मास के लिए बात कर लेते हैं, ताकि ये बॉडी एक ऑब्जेक्ट जैसी नजर आती है, और इस ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे किसको के अपना वर्क निकाल लेते हैं। लेकिन जब इस टाइप से कुछ सवाल आ जाए, और मान लो मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है यहाँ पर,
या फिर मैं कह दूँ कि नहीं मेरा फोर्स है यहाँ पर, या मैं कह दूँ कि नहीं मेरा फोर्स है यहाँ पर, तो हर अलग अलग जगह लगने वाले फोर्स का वर्क डन अलग अलग होगा, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला डिस्प्लेस्ड होकर पहुँचेगा कहीं यहाँ पर ए डैश। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है जिसको मैं देता हूँ बी नाम, ये बी वाला पॉइंट कहीं पर यहाँ पर पहुँचेगा जिसका नाम है बी डैश, और ये वाला पॉइंट जो कि सी है वो यहाँ पर कहीं पहुँचेगा जिसका नाम है सी डैश। सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा है, और ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। तो फिर वर्क डन कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पर वर्क डन निकलेगा डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स at which force acting। हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस रोड का नहीं निकालना है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का निकालना है जो या जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। यदि मैं इस किनारे की बात करूं, इस फोर्स के लिए बात करूं, मैं इसका नाम देता हूं एफ ए, यहां पर बात कर देता हूं एफ बी, एफ सी। तो जब आप वर्क डन निकालेंगे तो केवल इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, ए पॉइंट पर फोकस करेंगे। ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस्ड करता है, क्योंकि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद यदि बी पॉइंट की बात की जाए तो आप केवल फोकस बी पॉइंट पर करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेस बी पॉइंट का है। और यदि सी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे तो केवल सी पॉइंट पर फोकस करेंगे, क्योंकि फोर्स आपका सी पॉइंट पर लग रहा है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात थोड़ा सा गौर करके रखिएगा, क्योंकि कई बार जब बड़ी बॉडी आती है और उसके किसी भी पॉइंट पर मैं मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लिख दिए जाते हैं, या अलग अलग पॉइंट्स की बात कर दी जाती है, फोर्स किसी और पॉइंट पे लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी और पॉइंट का दे दिया जाता है, हमसे पूछ लिया जाता है कि वर्क डन निकालो, तो हमारा दिमाग घूम जाता है, हमें लगता है कि वही डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, यहाँ पर देखो बॉडी इतनी बड़ी है लेकिन हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, यानी हर पॉइंट पर जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो भी अलग अलग होएगा, तो हमें अलग अलग वर्क निकालने पड़ेंगे। सीधी बात है, साफ बात है, क्लियर सी बात है। ठीक है, चलिए सवाल करें। ठीक है, चलो इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, काम आएगा अभी हमारे। ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, थोड़ा आपको जानना जरूरी है। चलो एक सवाल ले लेते हैं भाई यहाँ पर। ये मैं लेता हूँ ए पॉइंट, ये मैं लेता हूँ बीच का मिडिल पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, सी पॉइंट, जिसे हिंज भी बोल सकते हैं, सी पॉइंट ही ले लेता हूँ। ये रोड को मैंने यहाँ किसका दिया, ये रोड कुछ ऐसी हो गई यहाँ जाकर। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पे पहुँचा, इस पॉइंट का नाम मैं बी ले लेता हूँ, तो ये बी डैश हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा ए डैश हो गया। फिलहाल फोर्स मैंने लगाया इधर एफ, फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया एफ, तो मैं कहूँ कि वर्क डन निकालो ए पॉइंट के लिए, देन वी कैन से दैट वर्क डन ए इक्वल्स टू, आप कैसे निकालना चाहेंगे ये देख लो। रोड आपकी है इधर एल लेंथ की, ठीक है, ये रोड जब ऐसे जाती है तो इधर से इधर तक ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट तो यही कहोगे, ये वो पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये पॉइंट किसक के तरह से गया है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम एक्लिट डिस्टेंस है वो ये है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना है, एल है। और अब मैं कहूँ कि आप यहाँ पर वर्क डन निकालो, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स, जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में हमें विस्थापन चाहिए, तो फोर्स यदि इधर है तो इसी दिशा में हमें विस्थापन चाहिए, तो ये एल है, और हम लिखेंगे एफ इंटू एल, एफ इंटू एल। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, आप कहोगे नहीं सर ऐसे ही लेके चलो, तो इधर देखो ये एल है, ये भी एल होगा, तो ये होगा एल रूट 2, ये 90 डिग्री है, दोनों आर्म्स यानी दोनों साइड जो है बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल बनेगा 45 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल बनेगा 45 डिग्री। अब देखो ये रोड का ये पॉइंट खिसकता हुआ तो ऐसे जा रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूँ इधर, सिंपल सी बात है, डी एक्स एक्स बोल दो,
ठीक है। और फोर्स लग रहा है इधर, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो भाई साहब, ये एंगल यदि 90 है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। और उस कंडीशन में WA इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, एंड अगेन वी कैन से दैट फोर्स हमारा F ही रहेगा, x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, x वैसे तो डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करें तो ये तो L√2 है, और कोस थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 है, तो मैं लिखूंगा कोस 45 एंड WA इक्वल टू आपका पास फॉर्मूला हो जाएगा FL√2 कोस 45 यानी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, यानी वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात वही आ जाएगी। यदि मैं इस बी पॉइंट की बात करूं और मैं कहूं कि इसके ऊपर आप वर्क डन निकालिए, बी पॉइंट के लिए वर्क डन निकालिए, तो देखो इस रोड का जो mg है वो ये मान लो सेंट्रो पॉइंट है L/2 डिस्टेंस पर, ये लो, ठीक है, L/2 डिस्टेंस है, तो यहाँ पर काम करेगा mg, रोड का mg, और W इक्वल हो जाएगा फिर अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा पता करें, ये पता करें या ये पता करें। तो देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट उसी लाइन के लिए चाहिए। तो यदि mg इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे तो है नहीं, ऊपर की ओर है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ खिसक के चला गया है, और कितना खिसक के चला गया है, L/2 डिस्टेंस तक चला गया है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट L/2 है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा L/2 एंड WB इक्वल हो जाएगा mg L/2, जिसे हम सेंटर ऑफ मास के लिए भी वर्क डन कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में भी वर्क डन निकालना है तो ऐसा निकलेगा। बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी की, ये पॉइंट बेचारा अभी भी यही है, पहले भी यही था, बाद में भी यहीं पर रहेगा, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन हो जाएगा आपका 0, वर्क डन आपका हो जाएगा 0। आगे मेरी बात समझ में क्लियरली समझ में आई? ठीक, थोड़ी आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है और ये इधर घूम रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। और यदि सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है तो उसके सेंटर के साइड, ऑब्जेक्ट पर सेंटर के साइड में एक फोर्स लगता है जिसे हम Fr या Fc कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। मैं कहूँ कि वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल। तो आप हर जगह देखेंगे, अरे भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी यदि इधर है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही तो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही होगा। अरे मेरा मुंह इधर और मैं भागने की कोशिश इधर कर रहा हूँ तो भागूंगा भी तो इधर, भाग इधर रहा हूँ किससे पीछे रहूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाग इधर रहूँ किससे पीछे रहूँ, ये पॉसिबल नहीं है। यानी मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होने वाला है। और उस केस की यदि बात की जाए तो इधर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो इधर होगा, इधर भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो इधर होगा। और सभी केस में Fr हमेशा सेंटर के साइड ही लगेगा, Fr हमेशा सेंटर के साइड ही लगेगा, Fr हमेशा सेंटर के साइड ही लगेगा। और एंगल 90 डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा। और उस केस में हमारे पास हो जाएगा Fx cos थीटा, जो कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन वी कैन से दैट व सेंट्रीपिटल इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा ये भी आपको पता करना पड़ेगा। चलो एक सवाल बताते हैं इस बारे में। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा थोड़ा पता रखना पड़ेगा। कैसे, देखो मान लो ये लादूराम है, कौन है, लादूराम। ये लो लादूराम, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लादूराम, ये लादूराम भागने की कोशिश कर रहा है कुछ लेने के चक्कर में, ये लो। ठीक है, हुआ क्या, लादूराम खड़ा है रोड पर, ये लो, और एक पाँव इसका यहाँ कोई पर उठा रखा है इसने पाँव, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है।
यहाँ पर है सरफेस पर, एक पाँव हवा में। मैंने कहा कि भाई साहब वर्क निकालो, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है। पाँव को फिसलने के से रोकने के लिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पाँव ऊपर हवा में है। लेकिन इस पाँव को फिसलने से रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी यहाँ पर कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जीरो, डिस्प्लेसमेंट है जीरो। और ये पाँव ऊपर हवा में है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। और इस कंडीशन में वर्क बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो। हमें लगता है कि जब आदमी भाग रहा है तो कदम उठा के यहाँ रखेगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं भाई। जिस पाँव पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिस पाँव पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वो तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है। और जो हिल रहा है उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस कांटेक्ट में होते तब आता, यहाँ पर है नहीं। और एयर फ्रिक्शन को मैंने नेगलेक्ट मार रखा है, एयर फ्रिक्शन की तो हमने बात ही नहीं की। तो कुछ जगह वर्क डन इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हुए आदमी के लिए सवाल आ जाता है, जो कि नॉर्मल बुक्स में मिल जाती है आपकी, कि ये लो ये सीढ़ियाँ हैं और आदमी अब यहाँ से यहाँ चढ़ रहा है, अब ये कदम रखेगा कहीं यहाँ पे, तो बताओ वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन बाय नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल तो इधर है, आदमी सीढ़ी इधर चल रहा है, नॉर्मल तो इधर है, आदमी सीढ़ी इधर चल रहा है। तो जब आदमी अपना पाँव उठा के यहाँ रखने लगता है ना ऊपर, तो ये पाँव यहीं रहता है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और इस दूसरे पाँव का यदि कोई डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। अरे भाई इसका डिस्प्लेसमेंट है तो नॉर्मल नहीं है, ये लो नॉर्मल लगा देता हूँ, ये सरफेस इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना। अरे नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा है ना, when two surfaces are in contact, then normal force will be act as a pushing force या पुलिंग फोर्स। याद करो इस बात को, पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स दूर धकेलने वाला फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स दूर धकेलने वाला फोर्स होता है, और टेंशन फोर्स खींचने वाला फोर्स होता है, टेंशन फोर्स खींचने वाला फोर्स होता है। तो पुलिंग पुशिंग में कंफ्यूज मत हो, एक खींचने वाला होता है वो टेंशन फोर्स होता है, दूर धकेलने का काम नॉर्मल फोर्स का होता है। यदि नॉर्मल फोर्स से ऊपर की ओर धकेलना चाहेगा तो आदमी ऊपर उड़ेगा नहीं, आदमी यहीं पर टिका हुआ है। तो जिस पाँव पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है वहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है, लेकिन जो पाँव आदमी ने ऊपर उठा लिया है उसके ऊपर नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि अब ये पाँव इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। और इस कंडीशन में वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरी होल बॉडी की बात कर रहे हैं या पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट में पूरी होल बॉडी यानी पूरी की पूरी बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। भाई ये आदमी इतना ऊपर चढ़ गया, ये लो एक्स डिस्टेंस, तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। गलत बात, बॉडी तो ऊपर चढ़ी गई लेकिन क्या आदमी से उछल के गया या एक पाँव रखा? तो पहले ये चेक करो कि फोर्स एक्ट कहाँ कर रहा है, क्या वो पॉइंट हिला? बाकी पूरी दुनिया हिल जाए, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है क्या वो पॉइंट हिला? हिला तो वर्क डन हुआ, यदि नहीं हिला तो वर्क डन नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं हुआ। अभी मैंने सेंट्रीपिटल वाला बताया, पूरी बॉडी घूम गई लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर के साइड लग रहा था। सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो सेंट्रीपिटल द्वारा कोई भी उस पर वर्क नहीं होता, इस वजह से ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब वो थक जाना भाग जाना वो नहीं, मतलब जो भी उसकी एनर्जी है कंजर्वेटिव एनर्जी वो हमेशा सेव रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, खासकर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और कोई फ्रिक्शन है और कुछ है वो अलग बात है। आगे मेरी बात समझ में, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेनली बात यही है कि वर्क डन हो रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप पैरेलल लीजिए, सेम डायरेक्शन में लीजिए। वेक्टर फॉर्म हो तो वेक्टर्स के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज आपके पास होल बॉडी दे रखा है और आपको पता है कि हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, आपको कहे कि वर्क निकालो, तो आपको कौन से पॉइंट पर फोकस करना है ये आपको ध्यान देना जरूरी है। आपका फोकस उसी पॉइंट पर होना चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्लास में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स,
किस टाइप से वर्क डन होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की, साथ में कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद में हम बात करेंगे मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और मोशन इन वर्टिकल प्लेन, और भी बहुत कुछ आगे होने वाला है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इसी कॉन्सेप्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए, आज कहीं जाना भी है वरना मैं थोड़ा और खींचता, लेकिन आज की क्लास इतनी ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दीजिए आज्ञा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपको मज़ा आया, अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, उस लगा है कि सर की आज मेहनत हुई है, आज वैसे थोड़ा सा मूड ऐसे ही था तो थोड़ा सा कई जगह थोड़ा सा हेजिटेशन बोल दो, अजीब सा लग रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ऐसा मूड हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेक भी कर लिया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा थका हुआ हूँ, थोड़ा सा ऐसे बॉडी भी पेन वेन कर रही है, तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा। अब आपको पता है ना, कंसंट्रेशन बार बार बिगड़ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ बने लेकिन बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे। थोड़ा भी मज़ा आया है, अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने क्लियरली आपको सब कुछ बताया। बॉडी में पेन मेरे, थक में रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मेरा बिगड़ रहा है, बट यहाँ पर जो भी पढ़ाया है उसको आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ बताई गई है आपको वो एकदम सही ढंग से समझाई गई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो मज़ा आया तो कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब और वगैरह वगैरह शेयर वगैरह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करिए आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको चाहिए और क्या अभी कमी रह गई है, जो आपकी नॉलेज या आप में डाउट अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उन्हीं कमेंट्स के साथ में कोई डाउट होगा तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ में नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, शानदार तरीके से हर कॉन्सेप्ट का निकालेंगे पूरा निचोड़। ठीक है, तो दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।